प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कहानियों का वाचन हम यहाँ सुन रहे हैं। इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में हमने कुछ कहानियाँ पढ़ी हैं जिनमें मलबे का मालिक, सिक्का बदल गया, परिंदे जैसी अनेक कहानियाँ, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, कफन, ये कहानियाँ हमारी हो चुकी हैं। आज जो कहानी हम लेकर उपस्थित हुए हैं वो अज्ञेय की कहानी है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय की कहानी शरणदाता आज हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने जो कहानी पढ़ी थी वो कहानी थी मलबे का मालिक। मलबे का मालिक कहानी भी विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है और शरणदाता कहानी भी विभाजन की पृष्ठभूमि पर ही आधारित है। तो आइए चलते हैं हम अपनी अगली कहानी अज्ञेय की शरणदाता पर। यह कभी हो ही नहीं सकता। देविंदर लाल जी। रफीकुद्दीन वकील की वाड़ी में आग्रह था, चेहरे पर आग्रह के साथ चिंता और कुछ व्यथा का भाव। उन्होंने फिर दोहराया, यह कभी नहीं हो सकता देविंदर लाल जी। देविंदर लाल जी ने उनके इस आग्रह को जैसे कबूलते हुए पर अपनी लाचारी जताते हुए कहा, सब लोग चले गए, आपसे मुझे कोई डर नहीं, बल्कि आपका तो सहारा है। लेकिन आप जानते हैं, जब एक बार लोगों को डर जकड़ लेता है और भगदड़ पड़ जाती है तब फिजा ही कुछ और हो जाती है। हर कोई हर किसी को शुबहे की नज़र से देखता है और खामखा दुश्मन हो जाता है। आप तो मोहल्ले के सरवरा हैं, पर बाहर से आने जाने वाले का क्या ठिकाना। आप तो देख ही रहे हैं कैसी कैसी वारदातें हो रही हैं। रफीकुद्दीन ने बात काटते हुए कहा, नहीं साहब, हमारी नाक कट जाएगी। कोई बात है भला कि आप घर बार छोड़कर अपने ही शहर में पनाहगर्जी हो जाएं? हम तो आपको जाने ना देंगे, बल्कि ज़बरदस्ती रोक लेंगे। मैं तो इसे मेजॉरिटी फ़र्ज़ मानता हूँ कि वह माइनॉरिटी की हिफाजत करे और उन्हें घर छोड़ कर भागने ना दे। हम पड़ोसी की हिफाजत ना कर सके तो मुल्क की हिफाजत क्या खाक करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि बाहर की तो खैर बात ही क्या, पंजाब में ही कोई हिंदू भी जहाँ उनकी बहुतायत है ऐसा ही सोच और कर रहे होंगे। आप ना जाइए, ना जाइए, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे सिर। बस। देविंदर लाल जी के पड़ोस के हिंदू परिवार धीरे धीरे एक एक करके खिसक गए थे। होता यहाँ कि दोपहर शाम जब कभी साक्षात होता, देविंदर लाल पूछते, कहो लाला जी या बाऊ जी या पंडित जी, क्या सलाह बयानी है आपने? और वे उत्तर देते, जी सलाह क्या बयानी है, यही रहे हैं, देखी जाएगी। पर शाम को या अगले दिन सवेरे देविंदर लाल देखते कि वे चुपचाप ज़रूरी सामान लेकर कहीं खिसक गए हैं। कोई लाहौर से बाहर, कोई लाहौर में ही हिंदुओं के मोहल्ले में। और अंत में यह परिस्थिति आ गई कि अब उनके दाहिनी ओर 4 मकान खाली छोड़कर एक मुसलमान गूजर का अहाता पड़ता था, जिसमें एक गूजर के भैंसे और दूसरी ओर कई छोटे मोटे मुसलमान कारीगर रहते थे। बाईं ओर भी देविंदर और रफीकुद्दीन के मकानों के बीच के मकान खाली थे और रफीकुद्दीन के मकान के बाद मोजंग का अड्डा पड़ता था, जिसके बाद तो विशुद्ध मुसलमान बस्ती थी। देविंदर लाल और रफीकुद्दीन में पुरानी दोस्ती थी और एक एक आदमी के जाने पर उनमें चर्चा होती थी। अंत में जब एक दिन देविंदर लाल ने जताया कि वह भी चले जाने की बात पर विचार कर रहे हैं, तब रफीकुद्दीन को धक्का लगा और उन्होंने व्यथित स्वर में कहा, देविंदर लाल जी आप भी? रफीकुद्दीन का आश्वासन पाकर देविंदर लाल रह गए।
तब यहाँ हुआ कि अगर खुदा न करे कोई ख़तरे की बात हुई भी तो रफ़ीकुद्दीन उन्हें पहले ही ख़बर कर देंगे और हिफाजत का इंतज़ाम भी कर देंगे, चाहे जैसे ही हो। देविंदर लाल की स्त्री तो कुछ दिन पहले ही जालंधर मायके गई हुई थी। उसे लिख दिया कि अभी ना आए, वहीं रह गए देविंदर और उनका पहाड़िया नौकर संतू। किंतु यह व्यवस्था बहुत दिन नहीं चली। चौथे दिन सवेरे उठकर उन्होंने देखा संतू भाग गया है। अपने हाथों चाय बनाकर उन्होंने पी। धोने को बर्तन उठा रहे थे कि रफ़ीकुद्दीन ने आकर खबर दी, सारे शहर में मार काट हो रही है और थोड़ी देर में मोचंग में भी हत्यारों के गिरोह बंद कर निकलेंगे। कहीं जाने का समय नहीं है। देविंदर लाल अपना ज़रूरी और कीमती सामान ले लें और उनके साथ उनके घर चले। यह बला टल जाए तो फिर लौट आएंगे। कीमती सामान कुछ था नहीं। गहना छन्ना सब स्त्री के साथ जलंधर चला गया था। रुपया थोड़ा बहुत बैंक में जमा था और ज़्यादा फैलाव कुछ उन्होंने किया नहीं था। जो गृहस्थ को अपनी गृहस्थी की हर चीज़ कीमती मालूम होती है। देविंदर लाल घंटे भर बाद ट्रंक बिस्तर के साथ रफ़ीकुद्दीन के यहाँ जा पहुँचे। तीसरे पहर उन्होंने देखा हुल्लड़ मोजंग में आ पहुँचा। शाम होते होते उनके निर्निमेष आँखों के सामने ही उनके घर का ताला तोड़ा गया और जो कुछ था लूटा गया। रात को जहाँ तहाँ लपटें उठने लगीं और भादों की उमस धुआं खाकर और भी गला घोटू हो गई। रफ़ीकुद्दीन की भी आंखों में पराजय लिए चुपचाप देखते रहे। केवल एक बार उन्होंने कहा, यह दिन भी था देखने को और आज़ादी के नाम पर, या अल्लाह। लेकिन खुदा जिस घर से निकलता है उसे फिर गली में भी पनाह नहीं देता। देविंदर लाल घर के बाहर तो निकल ही ना सकते। रफ़ीकुद्दीन ही आते जाते काम करने का तो वातावरण ही नहीं था। वे घूम घाम आते, बाजार कराते और शहर की खबर ले आते, देविंदर को सुनाते और फिर दोनों बहुत देर तक देश के भविष्य पर आलोचना किया करते। देविंदर ने पहले तो लक्ष्य नहीं किया, लेकिन बाद में पहचानने लगा कि रफ़ीकुद्दीन की बातों में कुछ चिंता का और कुछ एक और पीड़ा का भी स्वर है जिसे वह नाम नहीं दे सकता। थकान, उदासी, विरक्ति, पराजय, ना जाने। शहर तो वीरान हो गया था। जहाँ तहाँ लाशें सड़ने लगीं। घर लुट चुके थे और अब जल रहे थे। शहर के एक नामी डॉक्टर के पास कुछ प्रतिष्ठित लोग गए थे, यह प्रार्थना लेकर कि वे मोहल्लों में जावें। उनकी सब लोग इज्जत करते हैं, इसलिए उनके समझाने का असर होगा और मरीज भी वे देख सकेंगे। वे दो मुसलमान नेताओं के साथ निकले। 2-3 मोहल्ले घूमकर मुसलमानों की बस्ती में एक मरीज को देखने के लिए स्टेथोस्कोप निकालकर मरीज पर झुके थे कि मरीज के ही एक रिश्तेदार ने पीठ में छूरा भोंक दिया। हिंदू मोहल्ले में रेलवे के एक कर्मचारी ने बहुत से निराश्रितों को अपने घरों में जगह दी, जिनके घर बार सब लुट चुके थे। पुलिस को उनके घर उन्होंने खबर दी कि वे निराश्रित उसके घर टिके हैं, हो सके तो उनके घरों और माल की हिफाजत की जाए। पुलिस ने आकर शरणदाताओं के साथ उसे और उसके घर की स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया और ले गई। पीछे घर पर हमला हुआ, लूट हुई और घर में आग लगा दी गई। 3 दिन बाद उसे और उसके परिवार को थाने से छोड़ा गया और हिफाजत के लिए हथियारबंद पुलिस के 2 सिपाही दिए गए। थाने में से 50 कदम दूर के फासले पर पुलिस वालों ने अचानक बंदूक उठाकर उस पर और उसके परिवार पर गोली चलाई। वह और 3 स्त्रियां मारी गईं। उसकी माँ और स्त्री घायल होकर गिर गई और सड़क पर पड़ी रही।
विषाक्त वातावरण, द्वेष और घृणा की चाबुक से तड़फड़ाते हुए हिंसा के घोड़े विष फैलाने को संप्रदायों को अपने संगठन और उसे भड़काने को पुलिस और नौकरशाही देवेंद्र लाल को अचानक लगता कि वह और रफीकुद्दीन ही गलत हैं जो कि बैठे हुए हैं, जबकि सब कुछ भड़क रहा है, उफन रहा है, झुलस और जल रहा है। और वे लक्ष्य करते कि वह अस्पष्ट स्वर वे रफीकुद्दीन की बातों में पाते थे, धीरे धीरे कुछ स्पष्ट होता जा रहा है। एक लज्जित सी रुखाई सा का स्वर। हिंदुस्तान पाकिस्तान की अनुमति सीमा के पास एक गांव में कई सौ मुसलमानों ने सिखों के गांव में शरण पाई। अंत में जब आसपास के गांव के और अमृतसर शहर के लोगों के दबाव ने उस गांव में उनके फिर आसन्न संकट की स्थिति पैदा कर दी, तब गांव के लोगों ने अपने मेहमानों को अमृतसर स्टेशन पहुंचाने का निश्चय किया, जहां वे सुरक्षित मुसलमान इलाकों में जा सके और 200-250 आदमी किरपाने निकाल कर उन्हें घेर में लेकर स्टेशन पहुंचाए। किसी को कोई क्षति नहीं हुई। घटना सुनकर रफीकुद्दीन ने कहा, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। यहाँ तो पूरा गांव था, फिर भी उन्हें हारना पड़ा, लेकिन आखिर तक उन्होंने निभाा। इसकी दाद देनी चाहिए, उन्हें पहुंचाए। देवेंद्र लाल ने हामी भरी, लेकिन साहस पहला वाक्य उनके स्मृति पटल पर उभर आया, आखिर तो लाचारी होती है। सहसा अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। उन्होंने एक तीखी नज़र से रफीकुद्दीन की ओर देखा, पर वे कुछ बोले नहीं। अपराह्न में 6-7 आदमी रफीकुद्दीन से मिलने आए। रफीकुद्दीन ने उन्हें अपनी बैठक में ले जाकर दरवाजे बंद कर लिए। 1.5-2 घंटे तक बातें हुई। सारी बात प्रायः धीरे धीरे ही हुई। बीच बीच में कोई स्वर उठ जाता ऊंचा और एक आध शब्द देवेंद्र के कान में पड़ जाते। बेवकूफ़ी, गद्दारी, इस्लाम। वाक्यों को पूरा करने की कोशिश उन्होंने आयासपूर्वक नहीं की। 2 घंटे बाद जब उनको विदा करके रफीकुद्दीन बैठक से निकल कर आए, तब भी उनसे लपक कर पूछने की स्वाभाविक प्रेरणा को उन्होंने दबाया। पर जब रफीकुद्दीन उनकी ओर ना देखकर खिंचा हुआ चेहरा झुकाए, उनकी बगल से निकलकर बिना एक शब्द कहे भीतर जाने लगे, तब उनसे ना रहा गया और उन्होंने आग्रह के स्वर में पूछा, क्या बात है रफ़ीक साहब, खैर तो है? रफीकुद्दीन ने मुंह उठाकर एक बार उनकी ओर देखा, बोले नहीं, फिर आंखें झुका ली। अब देवेंद्र लाल ने कहा, मैं समझता हूँ कि मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ रहा है और ख़तरा उठाना पड़ रहा है, सो अलग, लेकिन आप मुझे जाने दीजिए। मेरे लिए आप जोखिम में ना पड़े। आपने जो कुछ किया है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका एहसान। रफीकुद्दीन ने दोनों हाथ देवेंद्र लाल के कंधों पर रख दिए। कहा, देवेंद्र लाल जी। उनकी सांसें तेज चलने लगीं, फिर सहसा भीतर चले गए। लेकिन खाने के वक्त देवेंद्र लाल ने फिर सवाल उठाया। बोले, आप खुशी से ना जाने देंगे तो मैं चुपचाप खिसक जाऊंगा। आप सच सच बतलाइए, आपसे उन्होंने क्या कहा है? धमकियाँ देते रहे और क्या? फिर भी क्या धमकी? आखिर धमकी को भी क्या होती है क्या? उन्हें शिकार चाहिए, हल्ला करने ना मिलेगा तो आग लगा कर लेंगे। ऐसा तभी तो मैं कहता हूँ मैं इस वक्त अकेला आदमी हूँ, कहीं निकल ही जाऊँगा। आप घर वाले आदमी, ये लोग तो सब तबाह कर डालने पर तुले हैं, गुंडे हैं बिल्कुल। मैं आज की चला जाऊंगा। यह कैसे हो सकता है? आखिर आपको चले जाने से हम ही ने रोका था, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। आपने भला चाहकर ही रोका था, उसके आगे कोई जिम्मेदारी नहीं। आप जावेंगे कहाँ? देखा जाएगा। नहीं, यह नामुमकिन बात है।
किंतु बहस के बाद तय हुआ कि देविंदर लाल जी वहां से टल जाएंगे। रफीकुद्दीन और कहीं पड़ोस में उनके एक और मुसलमान दोस्त के यहाँ छिपकर रहने का प्रबंध कर देंगे। वहाँ तकलीफ तो होगी पर खतरा नहीं होगा, क्योंकि देविंदर लाल घर में रहेंगे। वहाँ पर रहकर जान की हिफाजत तो रहेगी। तब तक कुछ और उपाय सोचा जाएगा निकलने का। देविंदर लाल शेख अताउल्ला के अहाते के अंदर पिछली तरफ पेड़ों की झुरमुट की आड़ में बनी हुई एक गैराज में पहुंच गए। ठीक गैराज में तो नहीं, गैराज के बगल में एक कोठरी थी जिसके सामने दीवारों से घिरा एक छोटा सा आंगन था। पहले शायद यह ड्राइवर के रहने के काम आती हो। कोठरी में ठीक सामने और गैराज की तरफ के किवाड़ों को छोड़कर खिड़की वगैरह नहीं थी। एक तरफ एक खाट पड़ी थी, आले में एक लोटा, फर्श कच्चा मगर लिपा हुआ। गैराज के बाहर लोहे की चादर का मजबूत फाटक था जिसमें ताला पड़ा था। फाटक के अंदर ही कच्चे फर्श पर में एक गड्ढा सा खुदा हुआ जिसकी एक और चूना मिली मिट्टी का ढेर और एक मिट्टी का लोटा देखकर गड्ढे का उपयोग समझते देर न लगी। देविंदर लाल का ट्रंक और बिस्तर जब कोठरी के कोने में रख दिया गया और बाहर आंगन का फाटक बंद करके उसमें भी ताला लगा दिया गया, तब थोड़ी देर वे हतबुद्धि खड़े रहे। यह है आज़ादी। पहले विदेशी सरकार लोगों को कैद करती थी। वे आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। अब अपने ही भाई अपनों को तन्हाई कैद रहे हैं, क्योंकि वे आज़ादी के लिए ही लड़ाई रोकना चाहते हैं। फिर मानव प्राणी का स्वाभाविक वस्तुवाद जागा और उन्होंने गैराज, कोठरी, आंगन का निरीक्षण इस दृष्टि से आरंभ किया कि क्या क्या सुविधाएं वे अपने लिए कर सकते हैं। गैराज ठीक है, थोड़ी सी दुर्गंध होगी, ज़्यादा नहीं। बीच का किवाड़ बंद, काम चलाऊ रोशनी आंगन से प्रतिबिंबित होकर आ जाती है, क्योंकि आंगन की एक और सामने की मकान के कोने वाली बत्ती से रोशनी पड़ती है। बल्कि आंगन में इस जगह खड़े होकर शायद कुछ पढ़ा भी जा सके, लेकिन पढ़ने को है ही कुछ नहीं। यह तो ध्यान ही न रहा। देविंदर लाल फिर ठिठक गए। सरकारी कायद में तो गा चिल्ला भी सकते हैं, यहाँ तो चुप रहना होगा। उन्हें याद आया, उन्होंने पढ़ा है जेल में लोग चिड़िया, कबूतर, गिलहरी, बिल्ली आदि से दोस्ती करके अकेलापन दूर करते हैं। यह भी ना होती तो कोठरी में मकड़ी, चींटी आदि का अध्ययन करके उन्होंने एक बार चारों ओर नज़र दौड़ाई। मच्छरों से भी बंधुभाव हो सकता है, यह उनका मन किसी तरह नहीं स्वीकार कर पाया। वे आंगन में खड़े होकर आकाश देखने लगे। आज़ाद देश में आज़ाद देश का आकाश और नीचे से अभ्यर्थना में जलते हुए घरों का धुआं, धूपें, धापियाँ, लाल चंदन, रक्त चंदन। अचानक इन्होंने आंगन की दीवार पर एक छाया देखी, एक बिलारा। उन्होंने बुलाया, आओ आओ, पर वह वहीं बैठा स्थिर दृष्टि से ताकता रहा। जहाँ बिलार आता है वहाँ अकेलापन नहीं। देविंदर लाल ने कोठरी में जाकर बिस्तरा बिछाया और थोड़ी देर में निर्द्वंद भाव से सो गए। दिन छिपे के वक्त केवल एक बार खाना खाता था। यूं वे 2 वक्त के लिए काफ़ी होता था। उसी समय कोठरी और गैराज के लोटे भर दिए जाते थे। लाता था एक जवान लड़का जो स्पष्ट ही नौकर नहीं था। देविंदर लाल ने अनुमान किया कि शेख साहब का लड़का होगा। वह बोलता बिल्कुल नहीं था। देविंदर लाल ने पहले दिन पूछा कि शहर का क्या हाल है, तो उसने एक अजनबी दृष्टि से इन्हें देख लिया था। फिर पूछा कि अभी अमन हुआ है या नहीं, तो उसने नकारात्मक सिर हिला दिया था। और सब खैरियत, तो फिर सिर हिलाया था। हाँ। देविंदर लाल चाहते खाना दूसरे वक्त के लिए रख सकते थे,
पर एक बार आता तो एक एक बार ही खा लेना चाहिए। यह सोचकर वे डरकर खा लेते थे और बाकी बिलार को दे देते थे। बिलार खूब हिल गया था, आकर गोद में बैठ जाता और खाता रहता। फिर हड्डी बड्डी लेकर आंगन के कोने में बैठकर चबाता रहता था। ऊब जाता तो देवेंद्र लाल के पास आकर घुरघुराने लगता। इस तरह शाम कट जाती थी, रात घनी हो जाती थी, तब वे सो जाते थे। सुबह उठकर आंगन में कुछ वर्जिश कर लेते थे कि शरीर ठीक रहे। बाकी दिन कोठरी में बैठे कभी कंकड़ों से खेलते, कभी आंगन की दीवार पर बैठने वाली गौरैया देखते, कभी दूर से कबूतर से गुटरगूं सुनते और कभी सामने के कोने से शेख जी के घर के लोगों की बातचीत भी सुन पड़ती। अलग अलग आवाज़ें वे पहचानने लगे थे और 3-4 दिन में वे घर के भीतर के जीवन और व्यक्तियों से परिचित हो गए थे। एक भारी जनाना आवाज़ थी शेख साहब की बीवी की। एक और तीखी जनाना आवाज़ थी जिसके स्वर में वय का खुरदरापन था। घर की कोई और बुजुर्ग स्त्री एक विनीत युवा स्वर था जो प्रायः पहली आवाज़ की ज़ैबूनी पुकार के उत्तर में बोलता था और इसलिए शेख साहब की लड़की ज़ैबुन्निसा का स्वर था। 2 मर्दानी आवाज़ें भी सुन पड़ती थीं, एक तो आबिद मियाँ की जो शेख साहब का लड़का हुआ और जो इसलिए वही लड़का है जो खाना लेकर आता है, और एक बड़ी भारी और चर्बी से चिकनी आवाज़ तो शेख साहब की आवाज़ है। इस आवाज़ को देवेंद्र लाल सुन तो सकते लेकिन इसकी बात के शब्दाकार कभी पहचान में ना आते। दूर से तीखी आवाज़ों के बोल ही स्पष्ट समझ आते थे। ज़ेबू की आवाज़ से देवेंद्र लाल का लगाव था। घर की युवती लड़की की आवाज़ थी। इस स्वाभाविक आकर्षण से ही नहीं, वह विनीत भी थी, इसलिए मन ही मन में ज़ैबुन्निसा के बारे में अपने ऊहा-पोह का रोमानी खेलबाड़ा कहकर अपने को थोड़ा झिझक भी लेते थे। पर अक्सर वे यह भी सोचते थे कि क्या यह आवाज़ भी लोगों में फ़िरका परस्ती का जहर भर सकती होगी। शेख साहब पुलिस के किसी दफ्तर में शायद हेड क्लर्क हैं। देवेंद्र लाल को यहाँ लाते समय रफ़ीकुद्दीन ने यही कहा था कि पुलिसियों का घर तो सुरक्षित होता है। वह बात ठीक है, लेकिन सुरक्षित होता है इसलिए शायद बहुत से उपद्रवों की जड़ भी होता है। ऐसे घर में लोग जहर फैलाने वाले हों तो अचंभा क्या, लेकिन खाते वक्त भी वे सोचते खाने में कौन सी चीज़ किस हाथ की बनी होगी, परोसा किसने होगा। सुनी बातों से वे जानते थे कि पकाने में बड़ा हिस्सा तो उस तीखी खुरदरी आवाज़ वाली स्त्री का रहता था, पर परोसना शायद ज़ैबुन्निसा के ही जिम्मे था। और यही सब सोचते सोचते देवेंद्र लाल खाना खाते और कुछ ज़्यादा ही खा लेते थे। खाने में बड़ी बड़ी मुसलमानों रोटी के बजाय छोटे छोटे हिंदू फुलके देखकर देवेंद्र लाल के जीवन की एक रास्ता में थोड़ा सा परिवर्तन आया। मांस तो था लेकिन आज रबड़ी भी थी, जबकि पीछे मीठे के नाम पर एक आध बार शाही टुकड़ा और एक बार फिरनी आई थी। आबिद जब खाना रखकर चला गया तब देवेंद्र लाल क्षण भर उसे रखते रहे। उनकी उंगलियां फुलकों से खेलने सी लगीं। उन्होंने एक आध को उठाकर फिर रख दिया। पल भर के लिए अपने घर का दृश्य उनकी आंखों के सामने दौड़ गया। उन्होंने फिर 2-1 फुलके उठाए और फिर रख दिए। हठात वे चौंके। 3 फुलकों की तह के बीच में कागज़ की एक पुड़िया सी पड़ी थी। देवेंद्र लाल ने पुड़िया खोली। पुड़िया में कुछ नहीं था। देवेंद्र लाल ने उसे फिर गोल करके फेंक देने वाले ही थे कि हाथ ठिठक गया। उन्होंने कोठरी से आंगन में जाकर कोने में पंजों पर खड़े होकर बाहर की रोशनी में पुर्जा देखा। उस पर लिखा था केवल एक सतर, खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा।
देविंदर लाल ने कागज की चिंदियों को मसला, कोठरी से गैराज में जाकर उसे गड्ढे में डाल दिया। फिर आंगन में लौट आए और टहलने लगे। मस्तिष्क में कुछ नहीं कहा, सन्न रहा। केवल एक नाम उसके भीतर खोया सा चक्कर काटता रहा, जैबू जैबू जैबू। थोड़ी देर बाद वह फिर खाने के पास आकर खड़े हो गए। यह उनका खाना है देविंदर लाल का, मित्र के नहीं तो मित्र के यहाँ से आया है, और उनके मेजबान और उनके आश्रयदाता का। जैबू के पिता के कुत्ता यहाँ कहाँ है? देविंदर लाल टहलने लगे। आंगन की दीवार पर छाया सर की बिलार बैठा था। देविंदर लाल ने बुलाया। वह लपक कर कंधे पर आ रहा। देविंदर लाल ने उसे गोद में लिया और पीठ सहलाने लगे। वह घुरघुराने लगा। देविंदर लाल कोठरी में गए। थोड़ी देर तक बिलार को पुकारते रहे, फिर धीरे धीरे बोले, देखो बेटा, तुम मेरे मेहमान में, मैं शेख साहब का है ना, वे मेरे साथ जो करना चाहते हैं वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहता नहीं हूँ, पर करने जा रहा हूँ। वे भी चाहते हैं कि नहीं, पता नहीं, यही तो जानना है। इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ वह करना चाहता हूँ जो मेरे साथ वे पता नहीं चाहते हैं कि नहीं। सब बात गड़बड़ हो गई। अच्छा, रोज मेरी झूठन तुम खाते हो, आज तुम्हारी मैं खाऊंगा। हाँ, यह ठीक है, लो खाओ। बिलार ने मांस खाया। हड्डी झपटना चाहता था, पर देविंदर लाल ने उसे गोदी में लिए लिए ही रबड़ी खिलाई। वह सब चाट गया। देविंदर लाल ने उसे गोदी में लिए सहलाते रहे। जानवरों में तो सहज ज्ञान होता है खाद्य अखाद्य का, नहीं तो वे कैसे बचते? सब जानवरों में होता है, और बिल्ली तो जानवरों में शायद सबसे अधिक ज्ञान के सहारे जीने वाली है। तभी तो कुत्ते की तरह पलती नहीं। बिल्ली को जो खा ले वह सर्वथा खाद्य है। यो बिल्ली बड़ी मछली खा ले जिसे इंसान ना खाए, वह और बात है। सहसा बिलार जोर से गुस्से से चीखा और उछलकर गोद से बाहर जा कूदा। चीखता गुर्राता जा कूदकर दीवार पर चढ़ा और गैराज की छत पर जा पहुंचा। वहां से थोड़ी देर तक उसके कानों में अपने आप से ही लड़ने की आवाज आती रही। फिर धीरे धीरे गुस्से का स्वर दर्द के स्वर में परिणत हुआ। फिर एक करुण रिरियाहट में, एक दुर्बल चीख में, एक बुझती हुई कराह में, फिर एक सहसा चुप हो जाने वाली लंबी सांस में मर गया। देविंदर लाल फिर खाने को देखने लगे। वह कुछ साफ साफ दिखता ही सो नहीं, पर देविंदर लाल जी की आंखें निष्पंद उसे देखती रहीं। आज़ादी, भाईचारा, देश राष्ट्रीय। एक ने कहा कि हम जोर करके रखेंगे और रक्षा करेंगे, पर घर से निकाल दिया। दूसरे ने आश्रय दिया और विष दिया, और साथ में चेतावनी की विष दिया जा रहा है। देविंदर लाल का मन ग्लानि से उमड़ आया। इस धक्के को राजनीति की भुरभुरी रेत की दीवार के सहारे नहीं, दर्शन के सहारे ही झेला जा सकता था। देविंदर लाल ने जाना कि दुनिया में खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं, अच्छे की दुर्बलता के कारण है। भलाई की साहसहीनता ही बड़ी बुराई है। घने बादल से रात नहीं होती, सूरज के निस्तेज हो जाने से होती है। देविंदर लाल ने जाना कि दुनिया में खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं, अच्छे की दुर्बलता के कारण है। भलाई की साहसहीनता ही बड़ी बुराई है। घने बादल से रात नहीं होती, सूरज के निस्तेज हो जाने से होती है। उन्होंने खाना उठाकर बाहर आंगन में रख दिया। 2 घूंट पानी पिया, फिर टहलने लगे। तनिक देर बाद उन्होंने आकर ट्रक खोला। एक बार सरसरी दृष्टि से सब चीज़ों को देखा, फिर ऊपर के खाने में दो
एक फ़ोटो, एक सेविंग बैंक की पासबुक और एक बड़ा सा लिफाफा निकालकर एक काले शेरवानी नुमा कोट की जेब में रखकर कोट पहन लिया। आंगन में आकर एक क्षण भर कान लगाकर सुना, फिर वे आंगन की दीवार पर चढ़कर बाहर फान गए और बाहर सड़क पर निकल आए। वे स्वयं नहीं जान सके कि कैसे। इसके बाद की घटना घटना नहीं है, घटनाएं सब अधूरी होती हैं, पूरी तो कहानी होती है। कहानी की संगति मानवीय तर्क या विवेक या कला या सौंदर्य बोध की बनाई हुई संगति, मानव पर किसी शक्ति की कह लीजिए, काल या प्रकृति या संयोग या देव या भगवान की बनाई हुई संगति है। इसलिए मानव को सहसा नहीं भी दिखती। इसलिए उसके बाद जो कुछ हुआ, जैसे हुआ, वह बताना ज़रूरी नहीं। इतना बताने से काम चल जाएगा कि 1.5 महीने बाद अपने घर का पता लेने के लिए देविंदर लाल अपना पता देकर दिल्ली रेडियो से अपील करवा रहे थे, तब एक दिन उन्होंने लाहौर की मुहर वाली एक छोटी सी चिट्ठी मिली। आप बचकर चले गए, इसके लिए खुदा का लाख लाख शुक्र है। मैं मनाती हूँ कि रेडियो पर जिनके नाम आपने अपील की है, वे सब सलामती से आपके पास पहुँच जाएं। अब्बा ने जो कुछ किया या करना चाहा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और यह भी याद शायद दिलाती हूँ कि उसकी काट मैंने ही कर दी थी। एहसान नहीं जताती, मेरा कोई एहसान आप पर नहीं है, सिर्फ यह इल्तिजा करती हूँ कि आपके मुल्क में अक़लियत का कोई मज़लूम हो तो याद कर लीजिएगा। इसलिए नहीं कि वह मुसलमान है, इसलिए कि आप इंसान हैं। खुदा हाफिज़। देविंदर लाल की स्मृति में शेखुल्ला की चर्बी से चिकनी भारी आवाज़ गूंज गई, ज़ैबू ज़ैबू। और फिर गराज की छत पर छटपटाकर धीरे धीरे शांत होने वाली बिलार की वह दर्द भरी कराहत, जो केवल एक लंबी सांस बनकर चुप हो गई थी। उन्होंने चिट्ठी को छोटी सी गोली बनाकर चुटकी से उड़ा दी। इलाहाबाद 1947। छूत की बीमारियों कई हैं, पर डर जैसी कोई नहीं, इसलिए और भी अधिक कि वह स्वयं कोई ऐसी बीमारी भी नहीं। डर किसने नहीं जाना, और मारती है तो स्वयं नहीं, दूसरी बीमारियों के जरिए। कह लीजिए कि वह बला नहीं, बलाओं की माँ है। नहीं तो यह कैसे होता कि जहाँ डर आता है, वहाँ तुरंत घृणा और द्वेष और कमीनापन आ घुसते हैं, और उनके पीछे पीछे ना जाने मानवात्मा की कौन कौन सी दबी हुई व्याधियाँ। वबा का पूरा थप्पड़ सरदारपुरे पर पड़ा। छूत को कोई ना कोई वाहक लाता है। सरदारपुरे में इस छूत का लाया सर्वथा निर्दोष दिखने वाला एक वाहक, रोजाना अखबार। जो अखबार में मार काट, दंगे, फसाद और भगदड़ की खबरें कई दिन से आ रही थी, और कुछ शरणार्थी सरदारपुरे में आ भी चुके थे। दूसरे स्थानों से इधर उधर जाने वाले काफिले कूच कर चुके थे, पर सरदारपुरा उस दिन तक बचा रहा था। उस दिन अखबार में विशेष कुछ नहीं था। जाजों और मेमों के उपद्रवों की ये खबरें भी उस दिन कुछ विशेष ना थीं। पहले से चल रहे हत्या व्यापारों का ही ताज़ा ब्यौरा था। कबील केवल एक नई लाइन थी। अफवाह है कि जाटों के कुछ गिरोह इधर उधर छापे मारने की तैयारियां कर रहे हैं। इस दिन तनिक से आधार को लेकर ना जाने कहां से खबर उड़ी कि जाटों का एक बड़ा गिरोह हथियारों से लैस, बंदूकों के गाजे बाजे के साथ खुले हाथों मौत के नए खेल की पर्चियां लुटाता हुआ सरदारपुरे में आ रहा है। सवेरे की गाड़ी तब निकल चुकी थी, दूसरी गाड़ी रात को जाती थी। उसमें यूं ही इतनी भीड़ रहती थी, और आजकल तो कहने क्या। फिर भी तीसरे पहर तक स्टेशन खचाखच भर गया। लोगों के चेहरे के भावों की अनदेखी की जा सकती है तो लगता है कि उर्स पर जाने वाले मुरीद इकट्ठे हैं। गाड़ी आई और लोग उस पर टूट पड़े।
दरवाज़ों से, खिड़कियों से जो जैसे घुस सका भीतर घुसा, जो ना घुस सका किवाड़ों पर लटक गए, छतों पर चढ़ गए या डिब्बों के बीच में धक्का संभालने वाली कमानियों पर काठी कसकर जम गए। जाना ही तो है, जैसे भी हुआ। और फिर कौन टिकट खरीदा है जो आराम से जाने का आग्रह हो। गाड़ी चली गई, कैसे चली और कैसे गई यह ना जाने, पर जड़ धातु होने के भी लाभ हैं ही आखिर। और उसके चले जाने पर मैले की झूठन से जहाँ तहाँ पड़े रह गए कुछ एक छोटे छोटे दल, जो किसी न किसी कारण भाग ना सके थे। कुछ बूढ़ी, कुछ रोगी, कुछ स्त्रियां और 3 अधेड़ उम्र की स्त्रियों की वह टोली जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। सकीना ने कहा, या अल्लाह, क्या जाने क्या होगा। आमीना बोली, सुना है एक ट्रेन आने वाली है, स्पेशल दिल्ली से सीधी पाकिस्तान जाएगी। उसमें सरकारी मुलाजिम जा रहे हैं ना, उसी में क्यों ना बैठें। कब जाएगी? अभी घंटे 1.5 घंटे के बाद जाएगी शायद। जमीला ने कहा, उसे उसमें हमें बैठने देंगे? अफसर होंगे सब, आखिर तो मुसलमान होंगे, बैठने क्यों ना देंगे। हाँ, आखिर तो अपने भाई हैं। धीरे धीरे एक तंद्रा छा गई स्टेशन पर। अमीना, जमीला और सकीना चुपचाप बैठी हुई अपनी अपनी बातें सोच रही थी। उनमें एक बुनियादी समानता भी थी और सतह पर गहरे और हल्के रंगों की अलग थलग छटा भी। तीनों के स्वामी बाहर थे, 2 के फौज में थे और वहीं फ्रंटियर में नौकरी पर थे। उन्होंने कुछ समय बाद आकर पत्नियों को लिवा ले जाने की बात लिखी थी। सकीना का पति कराची के बंदरगाह में काम करता था और पत्र वैसे ही कम लिखता था, फिर इधर की गड़बड़ी में तो लिखता भी था, तो मिलने का क्या भरोसा। सकीना कुछ दिन के लिए मायके आई थी और उससे इतनी देर हो गई थी कि उसकी लड़की कराची में ननद के पास ही थी। अमीना के 2 बच्चे होकर मर गए थे। जमीला का ख़ाविंद शादी के बाद ही विदेशों में पलटन के साथ साथ घूम रहा था और उसे घर पर आए ही 4 बरस हो गए थे। अब तीनों के जीवन उनके पतियों पर केंद्रित थे, सनातन संतान पर नहीं। और इस गड़बड़ के ज़माने में तो और भी अधिक, ना जाने कब क्या हो। और अभी तो उन्हें दुनिया देखनी बाकी ही है। अभी उन्होंने देखा ही क्या है, सरदारपुरे में देखने को है ही क्या। यहाँ की खूबी यही थी कि हमेशा अमन रहता और चैन से कट जाती थी। सो अब वह भी नहीं, ना जाने कब क्या हो। अब तो खुदा यहाँ से सही सलामत निकाल ले। सही स्टेशन पर कुछ चहल पहल हुई और थोड़ी देर बाद गड़गड़ाती हुई ट्रेन आकर रुक गई। अमीना, सकीना और जमीला के पास सामान विशेष नहीं था। एक एक छोटा ट्रंक, एक एक पोटली, जो कुछ गहना छल्ला व ट्रंक में अट ही सकता था। और कपड़े लत्ते का क्या है, फिर हो जाएंगे। और राशन के ज़माने में ऐसा बचा कि क्या है जिसकी माया हो। जमीला ने कहा, वह उधर जनाना है। और तीनों उसी और लपकी। जनाना तो था, पर 2nd क्लास का। चारों बर्थों पर बिस्तर बिछे थे। नीचे की सीटों पर 4 स्त्रियां थीं, 2 की गोद में बच्चे थे। एक ने झपट कर कहा, हटो, यहाँ जगह नहीं है। अमीना आगे थी, झिड़की से कुछ सहम गई, फिर कुछ साहस बटोर कर चढ़ने लगी और बोली, बहन, हम नीचे ही बैठ जाएंगे, मुसीबत में है। मुसीबत का हमने ठेका लिया है, जाओ आगे देखो। जमीला ने कहा, इतनी तेज़ क्यों होती हो बहन, आखिर हमें भी तो जाना है। जाना है तो जाओ, 3rd में जगह देखो, बड़ी आई हमें सिखाने वाली। और कहने वाली ने बच्चे को सीट पर धम्म से बिठाकर उठकर भीतर की चिटकिनी भी चढ़ा दी। जमीला को बुरा लगा, बोली, इतना गुमान ठीक नहीं बहन, हम भी तो मुसलमान हैं। इस पर गाड़ी के भीतर की चारों सवारियों ने गर्म होकर एक साथ बोलना शुरू कर दिया। उससे अभिप्राय कुछ अधिक स्पष्ट हुआ हो तो नहीं,
पर इतना जमीला की समझ में आया कि वह बढ़ बढ़कर बात ना करे, नहीं तो गार्ड बुला लिया जाएगा। सकीना ने कहा, तो बुला लो ना गार्ड, आखिर हमें भी कहीं बिठाएंगे। ज़रूर बिठाएंगे, जाके कहो ना। कह दिया कि यह स्पेशल है, स्पेशल एरेगेरो के लिए नहीं है। पर कमबख्त क्या खोपड़ी है कि एकाएक बाहर झांक कर बगल के डिब्बे की ओर मुड़कर, भैया, ओ अमजद भैया, देखो ज़रा इन लोगों ने परेशान कर रखा है। अमजद भैया चौड़ी धारी के रात के कपड़ों में लपकते हुए आए, चेहरे पर बरसों की अफसरी की चिकनी पपड़ी। आते ही दरवाजे से अमीना को ठेलते हुए बोले, क्या है? देखो ना, इतने तंग कर रखा है। कह दिया, जगह नहीं है, पर यहीं घुसने पर तुली हुई है। कहा कि स्पेशल है, सेकंड है, पर सुने तब ना। और यहाँ अगली तो क्यों जी, तुम लोग जाती क्यों नहीं? यहाँ जगह नहीं मिल सकती, कुछ अपनी हैसियत भी तो देखनी चाहिए। जमीला ने कहा, क्यों, हमारी हैसियत को क्या हुआ है? हमारे घर के ईमान की कमाई खाते हैं, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं। और टिकट और मामूली ट्रेन में क्यों नहीं जाती? आमीना ने कहा, मुसीबत के वक्त मदद ना करें तो कम से कम और तो ना सताएं। हमें स्पेशल ट्रेन से क्या मतलब, हम तो यहाँ से जाना चाहते हैं, जैसे भी हो। इस्लाम में तो सब बराबर हैं, इतना गरूर, या अल्लाह। अच्छा रहने दो, बराबरी करने चली हैं, मेरी जूतियों की बराबरी की है तन्ने। किवाड़ की एक तरफ का हैंडल पकड़कर जमीला चढ़ी कि भीतर से हाथ डालकर चिटकनी खोले, दूसरी तरफ का हैंडल पकड़कर अमजद मियाँ चढ़े कि उसे ठेल दे। जिधर जमीला थी उधर ही सकीना ने भी हैंडल पकड़ा था। भीतर से आवाज आई, खबरदार, हाथ बढ़ाया तो बेशर्मो, हया शर्म छू नहीं गई इन निगोड़ियों को? सकीना ने तड़प कर कहा, कुछ तो खुदा का खौफ करो, हम गरीब सही पर कोई गुनाह तो नहीं किया। बड़ी पाक दामन बनती हो। अरे हिंदुओं के बीच में रही और अब उनके बीच भाग कर जा रही हो। आखिर कैसे? उन्होंने क्या यूं ही छोड़ दिया होगा? सौ हिंदुओं ने ऐसी तैसी करा के पल्ला झाड़ के चली आई पाक दामनी का दम भरने। जमीला ने हैंडल ऐसे छोड़ दिया मानो गरम लोहा हो। सकीना से बोली, छोड़ो बहन, हटो पीछे यहाँ से। सकीना ने उतर कर माथा पकड़कर कहा, या अल्लाह। गाड़ी चल दी। अमजद मियाँ लपक कर अपने डिब्बे में चढ़ गए। जमीला थोड़ी देर के लिए सन्न खड़ी रही, फिर उसने कुछ बोलना चाहा, आवाज़ ना निकली। तब उसने आंख गोल करके ट्रेन की ओर कहा, थू, और क्षण भर बाद फिर थू। अमीना ने बड़ी लंबी सांस लेकर कहा, गई पाकिस्तान स्पेशल, या परवरदिगार। इलाहाबाद 1947। अभी फ़िलहाल इतनी ही। कहानी बहुत लंबी है, कारणवश हमें 3 भाग में यह कहानी अपलोड करनी पड़ेगी। तो अभी यहाँ अंक यहीं तक। तब तक सुनते रहिए और पढ़ते रहिए और बहुत सारा अपना ख्याल रखिए और साहित्य के क्षेत्र में सदैव अग्रसर रहिए। धन्यवाद। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।